नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव में अब 5वें चरण की बारी है, लेकिन सियासी कीचड़ जमकर उछाला जा रहा है। इस बीच बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस की 40 से कम सीटें आएंगी। इनका एजेंडा है मुसलमानों को स्थापित करना। ये देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब तक भारत में सनातन का बहुमत है, तब तक लोकतंत्र है। कांग्रेस और लालू यादव ये सारे के सारे जो कल तक पिछड़ों की हिमायती कर रहे थे, राहुल गांधी और लालू यादव, वो आज कर्नाटक में उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे करके। भविष्य में देश में ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जैसे लोगों को कतई मंजूर नहीं। इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि अगर भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनको देने दें, बाहर ले जाएं, जहां जहां उनके चाहने वाले लोग हैं वहां ले जाएं इनको। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि 300 सीट आया तो मैंने राम मंदिर बनाया, 400 आएगा तो कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के जगह पर बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 200% हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया, और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली केवल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, मेरी कर्म भूमि रही है शुरू से ही। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। दादा एक चीज बताइए, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने जो बातें कही, फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही, इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोग खामोश क्यों हैं? इसलिए कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुसलमानों का वोट लेना। हिंदू जाए जहन्नुम में, मुसलमान को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? पीएम ने तो ठीक ही कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या पाकिस्तान के पास परमाणु है, छुरी पहना, तो मोदी ने कह दिया कि छुरी पहना दूंगा। और जो यहां उसको छुरी पहन कह रहे हैं, उनको भी छुरी पहना कहते थे ना। 370 हटेगा फारूक और मुफ्ती, तो बारूद के ढेर पर है, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए मतदान हो रहा है, ये मोदी की सरकार है। मोदी भारत को फिर से सनातन पुनर्जागरण भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। जब तक भारत में ये सनातनियों का बहुमत है, तभी तक लोकतंत्र है। पूरे चुनाव में लोकसभा का 4 चरण बीत गया, कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? कांग्रेस को देखते हैं सबसे निचले पायदान पर। वो इस बार फिर नहीं ले पाएंगे विपक्ष का दर्जा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितना उनका एज उतना भी सीट नहीं आ पाएगा राहुल गांधी का। वो तो एज तो तकनीकी एज के बराबर नहीं आएगा, और जो जुबान है वो तो बच्चे वाला जुबान है, तो 0 पर आउट हो जाएंगे। व्यक्तिगत हमला को जो होता है प्रधानमंत्री वजह, वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपको आरजेडी, चाहे इंडिया अलायंस, व्यक्तिगत हमला को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग आया है, तब से, क्योंकि मोदी पिछड़े का बेटा है, मोदी पर इतना हमला सब लोगों ने किया, इन लोगों को पच नहीं रहा है मोदी जी कि गरीब का बेटा कैसे प्रधान। और जितना बार हमला किया, गाली दिया, जनता ने टोकरी में भर भर के वोट दिया। इस बार मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इस बिहार में एक बार लालू जी ने कहता था कि लालू जी के जिन निकलता है बक्सा से,
इस बार ईवीएम से मोदी को गरीबों का आशीर्वाद हो निकलेगा और सारे विरोधियों को आंख का बिझा छूट जाएगा। बिहार में जो लोग मनमना रहे हैं सबका मुराद पूरा। राहुल गांधी तो एस्ट्रोलॉजी की तरह बात कर रहे हैं कि मोदी के हाथ से और भाजपा के हाथ से चुनाव निकल गया है, अब लोग सब पकड़ के बैठे हैं। अपन बियाह ने दूसरे की चर्चा में, अपना तो औकात है नहीं। समीकरण बना के चल रहे हैं, मुसलमानों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने नहीं दिया। ये लोग का राज अगर आ जाए तो भारत को इस्लामिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी और पेपर लीक बीजेपी में बढ़ी है। इस बार जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर जीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर जीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो जीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज्यादा तकलीफ और परेशानी है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। अध्यक्ष जी, आप पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। ठीक अध्यक्ष जी, वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे। अध्यक्ष जी, आप मुख्य धड़ा हैं गठबंधन के, आपसे 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के लोग सारे मंचों से कहते आए हैं कि जो भारत के भगोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए तो क्या गठबंधन की सरकार बनती है? वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा तो पर सुरक्षा बढ़ाइए। और ये भगोड़ों को अध्यक्ष जी वो तो क्या सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद एक सवाल अखिलेश जी, पोलिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की पहचान चेक की है। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ेंगे। एक डायलॉग और है, वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा। एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। अभी मोदी जी बार बार हर मंचों से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है आबादी के हिसाब से, जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है। पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े दलित आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीजें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है इसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है जनता। इस बार इनका हिसाब आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, तुम्हारी मर्जी है।
तुम्हारे लिए तो इतना ही है, अखिलेश जी। जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। अखिलेश जी 39 सीटों में अखिलेश जी, अरे बात तो खत्म हो दो। जी 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 जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं, लेकिन इधर देखा है, बरगला रही है। इधर देखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा के बलांगीर में एक रैली में कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो इस किताब यानी कि संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर, दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। चल रही है चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर हुए अभद्रता के मामले में भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। इस मामले को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अध्यक्ष ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाएगी और मुफ्त राशन की सीमा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलोग्राम करेगी। देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आजादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे, और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में, और दूसरा कहा हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है, और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, भाई क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं?
पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से हिंसाग्रस्त कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने संजय सिंह का बयान सुना, उन्होंने खुलकर सारी बातें सामने रखी है और कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। इस तरह के व्यवहार की सार्वजनिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले में सच क्या है वे जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करे तो चाहे वे किसी भी दल का हो या किसी भी पद पर हो, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने संजय जी का भी बयान सुना। संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सारी बातें सामने रख दी हैं और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप वही होना चाहिए। जिस तरह से बिहेवियर हुआ, घोर अमन, इस तरह के बिहेवियर की सार्वजनिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये खुद आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया। देखिए, सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो,
तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस। बापटला से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जा रही एक बस और लॉरी में इतनी जोरदार टक्कर हुई, बस और लॉरी दोनों में आग लग गई। हादसे में 6 लोग जिंदा जल गए, वहीं सड़क हादसे में 32 लोग घायल भी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिस्र सीमा पर बसे गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजराइल के टैंक और अंदर तक पहुंच गए और वहां पर लड़ाई जारी है। गाजा के अन्य हिस्सों में भी लड़ाई चल रही है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कहा कि जबालिया में उनके लड़ाके इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं। इस लड़ाई में अभी तक 35,173 फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। भारत में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो 16 मई से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गोवा में दोबारा लू का दौर शुरू होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 मई को ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।